मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो बच्चों आज हम आपको पढ़ाएंगे एलिफेंटा की गुफाएं। ठीक है, पाठ कुछ निकालिए, पढ़िए मेरे साथ। भारत देश प्राचीन काल से ही लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। संस्कृति और कला दोनों में अटूट संबंध है। ठीक है, भारत देश कैसे प्राचीन काल से मतलब बहुत पहले से ही आकर्षण का केंद्र रहा है। भारत में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको लोग देखने के लिए बाहर से आते हैं। ठीक है, हमारा वाराणसी, प्रयागराज जहाँ हम रह रहे हैं, इधर अपने ताजमहल देखने, तो ऐतिहासिक चीज़ें और कुछ ऐसी चीज़ें जो धार्मिक स्थल हैं, तो ये आकर्षण का केंद्र रहा है। लोग बहुत दूर दूर से आते थे। संस्कृति और कला दोनों में अटूट संबंध है। यहाँ जो भारत की संस्कृति है, भारत की कलाएं हैं, इन दोनों में बहुत गहरा संबंध है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। संस्कृत के बिना कला अधूरी है और कला के बिना संस्कृत अधूरी है, तो ये एक दूसरे के पूरक भी हैं। प्राचीन भारत में ऐसी अनेक कलात्मक रचनाएं हुई जहाँ कला और संस्कृति का यह पवित्र संगम देखने को मिलता है। प्राचीन काल में यानी पहले समय में ऐसी बहुत सी कलात्मक रचनाएं यानी कि ऐसी चीज़ों का निर्माण हुआ था कि जहाँ कला और संस्कृति का पवित्र संगम या तब दोनों ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। जहाँ दो चीज़ें एक साथ मिलती हैं उसको संगम कहते हैं। जैसे अपने यहाँ गंगा और यमुना जब मिलती हैं तो ये संगम कहलाया। कोई भी जब दो चीज़ें मिलती हैं तो वो संगम कहलाती हैं। एलिफेंटा की गुफाएं भी उनमें से एक हैं। एलिफेंटा भारत में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, उसका ऐतिहासिक नाम घारापुरी है। एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों द्वारा दिया गया। देखो यहाँ पे ये समझने वाली चीज़ है कि जो एलिफेंटा, जहाँ एलिफेंटा की गुफाएं हैं उसका पुराना नाम क्या है? घारापुरी। ठीक है, ये हमें याद रखना है, घारापुरी। ठीक है, इसकी याद से अंडरलाइन कर लेना है। घारापुरी ये कहाँ पे है? गेटवे ऑफ इंडिया, जहाँ मुंबई से लगभग 12 किलोमीटर दूर, बहुत दूर नहीं, मतलब 12 किलोमीटर ही दूर है मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से। तो अगर जो यहाँ पे जाइएगा तो फिर इसको मतलब आप आराम से देख सकते हैं। संसार के कोलाहल से दूर, कोलाहल मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा शोर होता है, संसार के कोलाहल से दूर स्थान की शांति को देखकर भारतीय कलाकार आकर्षित हुए बिना ना रह सके। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा जंगल टाइप दिख रहा है तो यहाँ पे शांति तो है ही। इतनी अच्छी उसमें कलाकारी हुई है कि उसको वो अपनी ओर आकर्षित करती हैं। उन्होंने अपनी सांस्कृतिक विरासत को वहाँ की गुफाओं में जीवंत किया। आज भी भारत जीवंत क्या होता है? जिसको देख के हमें ये महसूस हो कि अरे इसमें तो जान है। कभी कभी कोई पेंटिंग हम ऐसी देखते हैं कि हमें लगता है कि अरे ये पेंटिंग में तो जान है, ऐसा लग रहा है कि इसमें ये हिल रही है, इसमें से मतलब प्राकृतिक सौंदर्य निखर निखर के आ रहा है। सदियाँ गुजर गईं, समय बदल गया, लेकिन गुफाएं आज भी भारत के गौरवशाली अतीत की ओर संकेत करती हुई प्रतीत होती हैं। संकेत मतलब इशारा कर रही हैं। निसंदेह ये गुफाएं हमारी सांस्कृतिक चेतना की कहानी कहती हैं। ये हमारे जो सांस्कृतिक जितना विकसित हुआ उसकी हमें ये कहानी बताती हैं कि संस्कृति और कला कितना आगे बढ़ सकती है कि किसी भी निर्जीव चीज़ को उसमें जीवंत जैसा रूप दे सकती है। मुंबई से पानी के मार्ग से एलिफेंटा द्वीप पर पहुंचने के पश्चात लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। देखिए, हम लोग यहाँ से बैठे बैठे ये जान सकते हैं इस चैप्टर के माध्यम से कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे हैं और कैसे वहाँ पे पहुँचा जा सकता है। तो मुंबई से पानी के मार्ग यानी कि समुद्र के रास्ते से एलिफेंटा द्वीप पर पहुंचने के पश्चात लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, तब इन गुफाओं के दर्शन होते हैं। एलिफेंटा के पुराने नाम घारापुरी का स्थानीय मराठी भाषा में अर्थ पहाड़ी स्थान से विशेष से है।
तक घारापुरी किसको कहा जाता है? जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, पहाड़ी स्थान होता है, किसमें कहा जाता है? ये मराठी भाषा में। पुर्तगाली जब यहाँ आए तो उन्होंने घारापुरी गांव से कुछ दूर एक टीले पर हाथी की एक विशाल मूर्ति देखी। हमारे यहाँ बहुत लोगों से शासन किया, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज, ठीक है। तो ये जब पुर्तगाल से आए थे तो इनको पुर्तगाली कहा गया। तो इन्होंने क्या विशाल मूर्ति देखी। अंग्रेजी में हाथी को एलिफेंट कहने के कारण ही इस जगह का नाम एलिफेंटा पड़ा। अगर जो कोई आपसे ये पूछे कि एलिफेंटा की गुफाएं क्यों एलिफेंटा की गुफाएं का नाम एलिफेंटा क्यों पड़ा, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि एक पुर्तगाली ने एक विशाल हाथी की मूर्ति को देखा था एक टीले पर, तो उन्होंने इसका नाम एलिफेंटा दे दिया। पुर्तगाल, अंग्रेज, फ्रांसीसी, जब इन लोगों ने हमारे यहाँ इतना शासन किया तो अगर उन्होंने जो भी नाम रख दिए तो फिर वही नाम चले। हम उनकी किसी भी चीज़ को एकदम जड़ से नहीं मिटा सकते, चाहते हुए भी नहीं मिटा सकते, क्योंकि जिन लोगों ने शासन किया तो एक आधे वो अपने, जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना कि विदेशी भाषा, विदेशी शब्द जो जैसे साइकिल वगैरह ये अंग्रेजों के शब्द दिए हुए हैं तो उन्हीं को हमें मानना पड़ा। एलिफेंटा आइलैंड पर होने के कारण ये गुफाएं दुनिया भर में एलिफेंटा की गुफाएं कहलाती हैं। आइलैंड क्या होता है? द्वीप होता है। इतिहासकारों का अनुमान है कि इन गुफाओं के अंदर बनी कलाकृतियों की रचना ईस्वी पूर्व 5वीं से 8वीं शताब्दी में हुई होगी, ऐसा माना जाता है, क्योंकि तब कोई पर्टिकुलर ये सब अपना ये मीडिया तो चलता नहीं था, ठीक है, कोई हमारे ऐसे कम्युनिकेशन तो था नहीं कि जो ऑडियो वीडियो बना के रख लिया जाता। तो एक अनुमान के तौर पर ये कहा जा रहा है कि 5वीं से 8वीं शताब्दी में हुई होगी। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा 635 ईस्वी के नौसैनिक युद्ध में पराजय के पूर्व एलिफेंटा का कोई इतिहास ज्ञात नहीं है। चालुक्य शासन, जो चालुक्य वंश था, ठीक है, जैसे मुगल वंश था और मुगल वंश हुआ और कई जो वंश थे उसी में चालुक्य वंश था। जैसे खिलजी वंश है, खिलजी वंश में क्या हुआ था? आगरा नगर की स्थापना हुई थी। मुगल का तो पूरा दिल्ली में ही फैला हुआ है। मुगल लोगों ने सबसे ज़्यादा दिल्ली में शासन किया और वहाँ पे देखिए जो आज दिल्ली के आसपास एरिया में किया था, तो उन्हें आगरा में ताजमहल बना दिया, दिल्ली में तो बहुत चीज़ें बनवाई। तो उसी तरह चालुक्य वंश था। चालुक्य वंश के शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। उनकी नौसैनिक युद्ध में पराजय हो गए। उसके बाद एलिफेंटा का क्या इतिहास है उसके बाद कोई भी पता नहीं कर पाया। ये गुफाएं एक विशाल शिलाखंड को काटकर बनाई गई। शिलाखंड क्या होता है? शिला मतलब पत्थर। जैसे एक गुफा में जो पत्थर थे उसको खंड है, उसको टुकड़े कर करके बनाई गई। यह एक बहुत बड़ी और विस्तृत गुफा है। इसकी एक छत है और कई प्रवेश द्वार हैं। मतलब छत तो एक है, गुफा की छत एक है, लेकिन अंदर जाने के लिए कई उसमें गेट, कई उसमें दरवाजे हैं। चट्टानों को काटकर बनाई गई दीवार पर खोदकर अनेक कलापूर्ण मूर्तियाँ और चित्र बनाए गए हैं। गुफा के एक कोने में विवाह के समय शिव पार्वती की युगल मूर्ति विराजमान है। युगल मतलब जो जोड़े से, ठीक है। शिव एक पैर पर खड़े हैं, पार्वती उनके पार्श्व में, पार्श्व मतलब समीप, उनके समीप खड़े हुए हैं, विराजमान है यानी कि खड़े हुए हैं। इन मूर्तियों के निर्माण में अति सूक्ष्म खुदाई की गई। अति सूक्ष्म मतलब बहुत छोटी छोटी खुदाई की गई है। इनमें पार्वती जी के वस्त्रों को साफ साफ देखा जा सकता है। मूर्तियाँ 4 से 5 मीटर ऊंची हैं। कितनी? 4 से 5, लगभग मेरी मान लो, ठीक है। इन मूर्तियों के हाथ खंडित हैं। खंडित मतलब टूटे हुए हैं। गुफा समूह के अंतर्गत 5 शैलकृत गुफाएं शामिल हैं, जिनमें से 3 शैलकृत गुफा मंदिर हैं। मुख्य गुफा, यह गुफा एक जो शिव को समर्पित है। उनमें से एक गुफा ऐसी है जो शिव को ही समर्पित है, मीन्स शिव जी की ही मूर्तियां हैं। 7वीं शताब्दी के मध्यकाल की मानी जाती हैं। ये कब की मानी जाती है कि ये जैसे 6 से
5 से 8वीं शताब्दी के बीच में बना। तो ये 6 से 7 मतलब 7वीं शताब्दी के मध्य के बीच में मध्य मानी जाती है, यानी कि जब 7वीं शताब्दी शुरू हो गई थी उसके बाद ये मूर्तियाँ बनी। गुफा के दूसरे कोने में शंकर जी की एक त्रिमूर्ति है। त्रिमूर्ति यानी कि 3 सिरों वाली। इसकी भी बहुत बारीकी से खुदाई की गई है। मूर्ति के तीनों सिर और आधा वक्ष स्थल नाना प्रकार के अलंकारों से सुसज्जित दिखाई देता है। वक्ष स्थल यानी कि इतना कई प्रकार से बढ़िया से सजा हुआ है। त्रिमूर्ति के दाएं बाएं गणों के सुंदर चित्र निर्मित हैं। इस मूर्ति में भगवान शंकर द्वारा कामदेव के मार मर्दन की घटना का भावानुकूल चित्रण किया गया है। यह लगभग 5.5 मीटर ऊंची है। अब आप लोगों को कामदेव वाली कहानी मालूम है? जब उन्होंने शंकर जी तपस्या में अपने मतलब ध्यान में मग्न थे तो कामदेव ने बहुत इतना ऐसा नृत्य किया था कि इनकी तीसरी आँख खुल गई थी और तीसरी आँख भगवान के खुलते ही वो भस्म हो गए थे। ठीक है। गुफा मंदिर में एक स्थान पर गंगा अवतरण का दृश्य प्रस्तुत किया गया है, जो शिव जी की जटा से गंगा निकली है। शिव पार्वती दोनों एक साथ खड़े हैं। शंकर जी की जटाएं फैली हुई हैं और जटाओं से गंगा जी उतर रही हैं। ये मूर्तियां भी लगभग 5 मीटर ऊंची हैं। इनमें मूर्ति कला बहुत उच्च कोटि की है। ठीक है, मूर्ति कला बहुत उच्च कोटि की है, मतलब जो मूर्तियों की जो कला हैं वो बहुत अच्छे लेवल की हैं। इनके पास ही अर्धनारीश्वर की सुंदर मूर्ति, अर्धनारीश्वर जिसमें आधा शरीर पार्वती का आधा शंकर जी का, उसमें आपको पहले भी बताया गया कि एक जो मंदिर है एक प्रवेशद्वार शंकर जी पे ही समर्पित है। जितना भी इनकी जो इनका कामदेव वाली घटना हुई, जो इनकी शिव की गंगा जी जटा से निकल रही हैं या जो अर्धनारीश्वर हैं, इन सब की उसमें मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। गुफा में एक और कैलाश, इसमें शंकर जी के शरीर पार्वती की जोड़ी अंकित है। एक स्थान पर रावण कैलाश पर्वत को उठा ला रहा है। इस मूर्ति में रावण की टूटी फूटी वेशभूषाएं भी हैं। अब यहाँ पे रावण की बात है, कैलाश पर्वत को उठा के ले जा रहा है। कमर में तलवार लटक रही है। इसके पास ही शिव जी के महायोगी रूप की बहुत सी विशाल मूर्तियाँ। इसमें तारीफ ये है कि मतलब पत्थरों को काट के बनाए गए होते, इतनी बारीकी से उनके हाथ पैर सब बनाया गया है कि यही तो कला है। शंकर जी के प्रधान गढ़ तथा अंग रक्षक काल भैरव की 2 सुंदर मूर्तियां पास में ही खुदी हैं। अब इसमें आपने क्या देखा कि इसमें भैरव जी की भी मूर्ति है। इन मूर्तियों से कुछ ही दूर शंकर समाधि का पवित्र स्थान है, जहाँ पे शंकर जी ने समाधि ली थी। इसके बारे में प्रचलित है, यहाँ शिव जी ने अपनी पहली पत्नी जो सती के शरीर त्याग देने के बाद बहुत दिनों तक तपस्या की थी और वे लंबे समय तक समाधि में लीन रहे। सती जो किसकी बेटी थी? दक्ष की पुत्री थी। ठीक है, जब उनको मायके में कोई आयोजन किया गया, बुलाया नहीं गया था, शंकर जी के मना करने पर भी वो गई और वहाँ पे शंकर जी के क्या के बारे में बहुत उल्टा सीधा उनके पिताजी ने कहा, तो वो जो यज्ञ चल रहा था उसी यज्ञ में कूद के उन्होंने अपने प्राण दे दिए थे। तो शंकर जी उनकी मतलब शरीर को लेकर के जे ऐसे गुस्से में पर्वत पे जा रहे, तो जहाँ जहाँ ये गिरा वहीं उनकी ज्योतिर्लिंग बन गई थी। त्रिमूर्ति बाद में सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और शिव की अर्धांगिनी बनी। ठीक है, यही सती थी जो बाद में पार्वती बनी। यह समाधि गुफा की सतह से लगभग 1 मीटर ऊंची है। इसके आगे गुफा में कई विशाल खंभे बने हुए हैं, खंभे यानी कि पोल। त्रिमूर्ति महादेव के समीप ही गंगा जी का एक विचित्र स्रोत है। स्रोत मतलब जहाँ से गंगा जी निकलती हैं। बड़ी सी चट्टान के नीचे पानी का 6 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा कुंड है। इसमें भीतर ही भीतर पानी बहता रहता है। ऊपर से झील की तरह दिखाई पड़ता है। पानी तभी हिलता है जब किनारों पर मेंढक आदमियों के पैरों की आहट पाकर पानी में कूद पड़ते हैं। लोगों का विश्वास है कि यह पहाड़ी झील गंगा जी की एक शाखा है। इस कुंड का जल
बहुत शीतल, स्वच्छ और पाचक है। पाचक यानी कि पचाने वाला, डाइजेस्ट करने वाला। जो भी हम खाते पीते हैं, पानी पी लेंगे तो आराम से पच जाएगा। एलिफेंटा एक छोटा सा पहाड़ी टापू है। इसके चारों ओर समुद्र है। पहाड़ पर खड़े होकर देखने से समुद्र का दृश्य बड़ा हृदयग्राही होता है। गुफाओं से निकलते ही यात्री एक प्राकृतिक उपवन में आ जाते हैं। यहाँ नारियल के हरे भरे वृक्ष भी दिखाई देते हैं और हरी भरी लताएं भी। एलिफेंटा की गुफाओं से बाहर कई छोटी और गहरी गुफाएं हैं। ठीक है, वहाँ पे ये समझ लीजिए कि वहाँ पे एलिफेंटा गुफाएं, वहाँ पे गुफाएं ही गुफाएं हैं, मतलब जो पत्थरों को काट करके बनाई गई। इनमें चित्र अथवा मूर्तियाँ नहीं हैं, परंतु इस ढंग से बनी कि इनमें यदि 100 आदमी भी एक साथ ठहर जाएं तो धूप और वर्षा से उनकी रक्षा हो सकती है। देखो पहले लोग कहाँ गुफाओं में तो रहते थे, है ना, परंतु एक गुफा तो इस प्रकार बनी है कि दूर से देखने में रंगमंच सी जान पड़ती है, यानी कि जो स्टेज टाइप का होता है। रात के समय प्रायः इन गुफाओं में हिंसक पशु आ जाते हैं। हिंसक पशु जो हिंसा करते हैं, जो लोगों को मारते हैं, जैसे भालू हुआ, भेड़िया हुआ, चीता, शेर, जो मतलब नुकसान पहुंचाते हैं। इस कारण इनमें रात में कोई नहीं रहता। एलिफेंटा के चारों ओर मजबूत पक्की सड़कें हैं। लोग चारों ओर ऊपर नीचे पहाड़ पर घूमकर उसी जगह आ जाते हैं जहाँ से चले थे। इस प्रकार एलिफेंटा की परिक्रमा हो जाती है। गुफा वाली सड़कें भी अति सुंदर हैं। सड़क से देखने पर सारी गुफाएं और पहाड़ आदि दूर से एक बड़ी घाटी की तरह दिखाई देते हैं। घाटियाँ क्या होती हैं? जहाँ दो पहाड़ मिलते हैं, बीच में जो रास्ता बन जाती है उसे दर्रा या घाटी बोलते हैं। एलिफेंटा शांति का द्वीप है। यहाँ चारों ओर शांत सुंदर वातावरण है। अकेले आदमी का मन भी यहाँ उचटता नहीं है। योगियों और साधकों के लिए यह उत्तम स्थान है। कौन? एलिफेंटा। नगर के कोलाहल से दूर, यानी कि शोर शराबे से दूर स्थित यह टापू तन और मन दोनों को बहुत ज़्यादा शांति प्रदान करता है। इन गुफाओं के परिरक्षण के लिए 1909 में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। देखो ये हमारी प्राकृतिक धरोहर है, बहुत प्राचीन है, तो इनको क्या करना है, इनकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए। ये 1919 से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। परिरक्षण मतलब इनका बचाव, सुरक्षा। इनके संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत गुफा 1 के पूर्वी पार्श्व यानी पीछे भाग में तथा गुफा 2 एवं 4, गुफा 4 के अनेक स्तंभों का पुनर्निर्माण किया गया है। स्तंभ यानी कि जो खंभे गिर रहे थे या टूट फूट गए थे तो उनको फिर से बना दिया गया है। विश्व स्मारकों की सूची में यूनेस्को द्वारा एलिफेंटा की गुफाओं को सन 1987 में शामिल किया गया। यूनेस्को की सूची में वो जो प्राकृतिक धरोहर होती है, ऐसी धरोहर कि जिनको हमें सुरक्षित रखना है, उनको शामिल किया जाता है। तो 1987 में एलिफेंटा की गुफाओं को भी शामिल किया गया। तो ये हमने आज पाठ पढ़ा और जाना एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में। ठीक है, आप भी इसको अच्छे से पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।